Bismillahirrahmanirrahim. Now let's start article number 3.4, which is basically about the orthonormal sets and sequences. So here is the definition of the orthonormal set, which says that a set is a set M, which is the subset of the inner product space X, is said to be a orthonormal if it is an orthogonal and whose element have norm 1. ठीक है. So basically set अगर हमारे पास orthonormal तभी होगा जब पहले वो हमारे पास orthogonal हो और उसके जो elements है उसका norm अगर 1 होगा, then the set will be the orthonormal set. ठीक है. और उसकी definition हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि जो एक्स वाई है उसका इनर प्रोडक्ट कैसे डिफाइन होगा. इट विल बी डिफाइन लाइक दिस कि इसका आंसर या तो 0 होगा या 1 होगा. और 0 कब होगा कि अगर हमारे पास एक्स वाई नॉन जीरो होंगे, एक्स वाई इक्वल नहीं होंगे. अगर एक्स वाई हमारे पास इक्वल नहीं होंगे तो उस केस में इसका आंसर 0 आएगा. एंड व्हेन इफ एक्स इज इक्वल टू 1 देन द आंसर वुड बी 1. ओके. तो ये हमारे पास ऑर्थोनॉर्मल सेट की डेफिनेशन है और इसके कुछ एग्जांपल्स हैं. लेट्स सी. द फर्स्ट वन इज R3 विच इज़ यूक्लिडियन स्पेस. ठीक है. सो अगर हम लेते हैं, अगर R3 इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ऑर्थोनॉर्मल सेट्स. लेट्स से E1 हमारे पास यहाँ पे क्या होता है 1 0 0 और E2 क्या होता है 0 1 0 एंड द E3 इज़ 0 0 1. So basically every element has a norm 1 in this. ठीक है. So R3 will be an orthonormal set. ठीक है. Another example is L2 और L2 में बेसिकली हमारे पास क्या होता है, L2 में हमारे पास ये कैसे डिफाइन होता है, ये हमारे पास EN की फॉर्म में होता है. ठीक है. और ये भी हमारे पास एक ऑर्थोनॉर्मल सीक्वेंस होती है. और जो EN होता है वो हमारे पास कैसे डिफाइन होता है, वो हमारे पास ऐसे डिफाइन होता है ना कि एक्साई एन जे की फॉर्म में. ठीक है. और अगर हम इसका कोई सी वेक्टर लेते हैं तो हमारे पास क्या आएगा विच इज़ इक्वल टू 1 0. सिर्फ जो nth प्लेस होती है वहाँ पे 1 आते हैं, बाकी हर जगह पे 0 0 आता है. ठीक है. और अगर मैं E2 कंसीडर करती हूँ तो मेरे पास क्या आएगा 0 1, आगे 0 0 आता रहेगा. ठीक है. तो यहाँ पे भी एवरी एलिमेंट हैज़ अ नॉर्म हैव नॉर्म 1. सो विल से कि L2 हमारे पास क्या होगा, एक ऑर्थोनॉर्मल सीक्वेंस होगा. ठीक है. तो ये हमारे पास एग्जांपल थी. नाउ फर्दर वी हैव टू प्रूव बेसिल इनइक्वालिटी. So to prove Basel inequality, let X be an inner product space and En be an orthonormal sequence in X. ठीक है, which is our inner product space. And suppose that कि Yn is equal to span of E1 E2 up to so on. ठीक है. And where Y belongs to Yn, if y belongs to Yn, then it can be written as like this. If our y belongs to the Yn, which is the set of spanning, which is the spanning set, so then y can be written like this. Y is equal to summation k is equal to 1 to n alpha k e k. ठीक है. और where जो alpha k here from here alpha k is defined like this, inner product of y and e k. Okay. So for a particular choice of alpha k, say we choose this. Why we are choosing this, basically we wanted to change alpha k so that the new term which we getting y should come out in such a way that we can get a complement or orthogonal complement somewhere, right? So basically we are interested in to change this alpha k in such a particular way that we can get another term like this. ठीक है. So अब हम यहाँ पे चूज़ कर लेते हैं कि चूज़ alpha k is equal to x. ठीक है. तो यहाँ से अगर हम यहाँ पे इसको यहाँ पे ये हमारे पास y पे डिपेंडेंट था, अगर हम यहाँ पे इसको x पे डिपेंडेंट कर देते हैं तो हमारे पास विल गेट अनदर टर्म, राइट. तो अगर हम यहाँ पे चूज़ करते हैं, हमारे पास चॉइस है अल्फ़ा के कोई भी पर्टिकुलर हमारे पास नंबर है. ठीक है. सो इट्स आवर चॉइस टू चूज़. तो हम लोग अल्फ़ा के चूज़ कर लेते हैं कि इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स ई के है. ठीक है. अब यहाँ पे इसकी डेफिनेशन हमारे पास क्या है कि यहाँ पे जो हमारे पास एक्स है ना बेसिकली, ठीक है, ये एक्स ये हमारे पास स्पैनिंग सेट से बिलोंग नहीं करता. ठीक है. सो दैट कि ये हमारे पास वाई एन से भी बिलोंग नहीं करेगा, बट दिस एक्स बिलोंग्स टू के एक्स. ठीक है. वो यही यहाँ पे ये सारा लिखा हुआ है, this one. Okay. Now another claim is that कि we claim to get an element y in such that कि हम claim करते हैं कि जो हमारे पास x minus y है वो हमारे पास y के perpendicular है. ठीक है. So basically now what will we do that कि अगर मैं ये वाला जो alpha k है, if I replace this alpha k with this, then what we get is that simply y is equal to
अल्फ़ा के की जगह पे जस्ट आपने सिंपल क्या करना है, उसकी वैल्यू लिख देनी है, ठीक है। समेशन के इज़ इक्वल टू 1 to n इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स कॉमा ई के एंड ई के, ओके। सो आर क्लेम वॉज बेसिकली दैट कि एक्स माइनस वाई इज़ परपेंडिकुलर टू वाई, और सिंपली हम लोगों ने जो अल्फ़ा के था उसकी वैल्यू पुट कर दी है इसमें वाई में, तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गया। नाउ अब आप वाई स्क्वायर नॉर्म स्क्वायर ले लें, ठीक है, वाई का, विच इज़ बेसिकली इक्वल्स टू इनर प्रोडक्ट ऑफ वाई कोमा वाई, ठीक है। अब सिंपली क्या करना है कि जो वाई की वैल्यूज़ हैं ये आपने इन दोनों जगह पे पुट कर देनी है। सो आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ वाई हमारे पास यह आ जाएगा, ठीक है। और फिर इसके बाद यहाँ पे आप देखो कि हम लोगों ने अभी क्या डेफिनेशन में पढ़ा था कि जो अगर हमारे पास ये दोनों सेम होंगे तो हमारे पास जो आंसर होगा वो 1 होगा, अदरवाइज़ हमारे पास क्या होगा, 0 होगा। तो जब इनर प्रोडक्ट की आप डेफिनेशन अप्लाई करोगे, ये इसके साथ ऑपरेट होगा, फिर ये इसके साथ ऑपरेट होगा, तो आपके पास जस्ट ये वाली टर्म आएगी, ठीक है, 2 टाइम्स, एक दफ़ा यहाँ से ये आएगी, एक दफ़ा यहाँ से ये आएगी, कि ये जो 1 बनेगा बाकी, तो हमारे पास ये इसका स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। नाउ फर्दर, अब हमारे पास ये एक्स इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स माइनस वाई कोमा वाई कैसे है, क्योंकि हमारा जो क्लेम था वो क्या था कि जो एक्स माइनस वाई है वो परपेंडिकुलर है वाई के, इसका मतलब इन दोनों का इनर प्रोडक्ट एग्जिस्ट करता है, विच इज़ एक्स माइन इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स माइनस वाई कोमा वाई, ठीक है, एंड विच इज़ फर्दर इक्वल टू, अगर हम इसके ऊपर डेफिनेशन अप्लाई करें तो हमारे पास क्या आएगा, एक्स वाई माइनस इनर प्रोडक्ट ऑफ वाई वाई, ठीक है। तो ये वाला जो है ये हमारे पास किसके इक्वल होगा, ये दिस वन इज़ इक्वल टू नॉर्म स्क्वायर ऑफ वाई के, ठीक है। और यहाँ पे हमारे आपने क्या करना है, अच्छा अब यहाँ पे हम लोगों ने पीछे y की वैल्यू फाइंड की थी, ठीक है, दिस वन इज़ योर y एंड दिस वन इज़ योर नॉर्म ऑफ वाई के। अब आपने सिंपली क्या करना है कि जो हमने y की वैल्यू फाइंड की थी और ये जो हमने नॉर्म y की वैल्यू फाइंड की थी वो आपने यहाँ पे पुट कर देना है, यहाँ पे आपने y की वैल्यू पुट कर देनी है, और यहाँ पे दिस विल बिकम नॉर्म ऑफ वाई स्क्वायर, और आफ्टर डैट के आपने यहाँ पे नॉर्म ऑफ वाई स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देनी है। सो अब वैल्यूज़ पुट हो गई हैं, तो अब हमारे पास ये ऐसे आ जाएगा, और अब यहाँ पे आप जब डेफिनेशन अप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा एक्स इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स ई के, और यहाँ से यहाँ ये जब एक दफ़ा यहाँ पे ऑपरेट होगा यहाँ पे, और यहाँ से हमारे पास इसका कॉन्जुगेट आ जाएगा, ठीक है। सो दिस विल ऑल्सो बिकम द मोड ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स ई के का स्क्वायर, और ये वाली दोनों टर्म्स हमारे पास कैंसिल होकर वो 0 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से जो हम लोगों ने क्लेम किया था कि एक्स माइनस वाई इज़ परपेंडिकुलर टू वाई है, तो वो उसकी जस्टिफिकेशन हो गई कि यहाँ से हमारे पास ये शो हो जाता है कि अगर इसका ये जो इनर प्रोडक्ट है एक्स माइनस वाई का ये हमारे पास 0 आ गया, सो दैट मीन्स कि जो हम लोगों ने क्लेम किया था वो ट्रू है कि एक्स माइनस वाई है वो वाई के परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब नाउ नेक्स्ट फर्दर आप क्या करेंगे कि अब लेट कर लें कि जो हमारे पास z है वो हमारे पास x माइनस वाई की इक्वल है, और एंड दिस विल इम्प्लाई दैट कि जो हमारे पास x है वो इक्वल है y प्लस z के, ठीक है। सो सिंपली बाय द पैथागोरस थ्योरम ऑफ इनर प्रोडक्ट स्पेस वी से दैट कि नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ वाई स्क्वायर प्लस नॉर्म ऑफ जी स्क्वायर, ओके। तो अब यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा कि सिंस हमारे पास जो नॉर्म ऑफ जी स्क्वायर है वो हमारे पास इक्वल है नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस नॉर्म ऑफ वाई स्क्वायर के, ठीक है। तो नॉर्म ऑफ जी स्क्वायर विल रिमेन एज इट इज़, और नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर ऑल्सो। सो जस्ट सिंपली वी जस्ट नो द वैल्यू ऑफ नॉर्म ऑफ वाई स्क्वायर, सो पुट द वैल्यू ऑफ नॉर्म ऑफ वाई स्क्वायर हेयर, और विच इज़ दिस। तो अब आपके पास सिंपली क्या आ जाएगा कि हमारे पास जो नॉर्म ऑफ जी स्क्वायर जो राइट हैंड साइड है इट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, राइट। सो इट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, सो दैट वी कैन राइट इट एज दिस विल इम्प्लाई दैट कि नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर समेशन के इज इक्वल टू 1 to n मोड ऑफ एक्स ई के स्क्वायर विल बी लेस देन इक्वल टू नॉर्म स्क्वायर ऑफ एक्स, ठीक है, फॉर ऑल एन। So basically what it is a monotone sequence and which is bounded above, right. And how is it monotone sequence? Because if you increase the n to n plus 1, so another positive term you are getting, so it's increasing sequence as well. So it is monotone sequence and which is bounded as well. So monotone sequence which is bounded, so must be convergent, so it must be convergent, ठीक है। So as if we will write it as like as n approaches to infinity, summation k is equal to 1 to n inner product of x e k norm square is convergent and bounded.
bounded by norm of xk, right? And this one is basically actually your Bessel inequality. And the statement of the Bessel inequality is this. This is basically the statement of Bessel inequality. We say that if we have a orthonormal sequence ek in an inner product space x, then for every x belongs to x, it can be this statement, this is true. ठीक है, summation x k is equal to 1 to infinity mod square of an inner product of x ek is less than equal to norm of x k. ठीक है, so basically this is a monotone increasing sequence which is bounded with respect to norm of x k, which we have proved. So this was the Bessel inequality.